क्वेश्चन भी होगा, समझ में आ रहा है। तो एक चीज लिखिएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेशन का रेट भी कह सकते हैं 12 to 15 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 12 से 14 बार 1 मिनट में। समझ में आ रहा है। अब हमको पढ़ना क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या क्या है। तो बुक में कुछ दिया हुआ है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, उनको समझते हैं क्या क्या है। देखिए एक चीज और, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो मेजर किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, रेस्पिरोमीटर है। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। टाइडल वॉल्यूम सबने पढ़ा होगा, टाइडल वॉल्यूम है, IRV है, ERV है, होता है ना, ठीक है। और रेजिडियल वॉल्यूम, ये सारी चीजें क्यों पढ़ते हैं, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब समझते हैं। क्लिनिक क्या होता है, क्लिनिक क्या है, डॉक्टर की दुकान, ठीक, जहां इलाज किया जाता है, जहां किसी चीज का पता लगाया जाता है, बीमारी का। तो अगर हम ये चीज पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक, तो इससे हम एक चीज पता लगा सकते हैं, इसका एक महत्व है। वो महत्व कहाँ है, उसका आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि आपकी लंग्स ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं। अगर ये वैल्यूज जो आएंगी, अभी टाइडल वॉल्यूम होता है ना 500 ml, पढ़ा सबने ना, 500 ml से कम ज्यादा हो जाए तो आपकी लंग्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हैं। तो जितने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हम पढ़ेंगे, इनका महत्व ये है कि अगर इनकी वैल्यू नॉर्मल से हटके हैं तो आपकी लंग्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हैं। समझ में आ रहा है ना। कहाँ इनका सिग्निफिकेंस है, टू मेजर द पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी, आपकी लंग्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनको मेजर करने का एक तरीका है। तो लिखेंगे ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। महत्व कहाँ है इसका, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका, ठीक है। मतलब ये क्या बताता है, ये मेजर करता है, मेजर पल्मोनरी लंग्स की कंडीशन कैसी है, ठीक है। आपकी लंग्स कैसे काम कर रही हैं, ठीक है कि नहीं है, उसको मेजर करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर तुरंत जो है रेस्पिरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लगाते हैं और उसकी मदद से ये पता लगाते हैं आपने कितना सांस खींचा, कितना सांस रिलीज कराया, आप कितनी सांस को खींच सकते हैं, ठीक है। कुछ पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा एयर खींच सकते हैं, कुछ क्या है हल्की सांस खींच सकते हैं। इनका मतलब उनकी लंग्स में फुलाव नहीं हो रहा है, लंग्स उनकी प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं कर पा रही हैं, ज्यादा एयर को नहीं ले सकती हैं, लंग्स खराब हो रही हैं। सिगरेट स्मोकिंग में क्या होता है, लंग्स डैमेज होने लगती हैं, समझ में आ रहा है ना, लंग्स थोड़ा सा फाइब्रस होने लगती हैं। अब एक एक करके पढ़ना है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस कहाँ है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। क्या बताता है ये, पल्मोनरी कंडीशन बताता है कि लंग्स की हालत कैसी है, ठीक। अगला देखिए, एक एक करके पढ़ना वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। एक बार में कितनी नॉर्मली हम लोग सांस को लेते हैं, और या तो ऐसे कह सकते हैं नॉर्मली कितना ml एयर को बाहर रिलीज कराते हैं, कितना ml एयर को लेते हैं या कितनी ml एयर को बाहर रिलीज कराते हैं, क्योंकि जितना इन करेंगे नॉर्मली उतना ही नॉर्मली आउट भी किया जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml, यही है क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं
वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, ठीक है, नॉर्मली, और इसकी वैल्यू है 500 ml। तो याद रखिए टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। बेटा क्या शरारत कर रहे हो तुम, हाँ, जियो और जीने दो और पढ़ो और पढ़ने दो, समझ में आया। हाँ, दूसरा क्या देखिए, दूसरा क्या है, IRB, इसको लिखते भी रहिए, जल्दी थोड़ा फास्ट लिखा करिए, समझ में आया। मैं टाइम दे दे रहा हूं थोड़ा सा लिखने के लिए। हो गया। दूसरा देखिए IRB, IRB क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए इसकी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है ये, 2500 से लेकर के 3000, ठीक है, समझ में आया। तो अच्छा, टाइडल वॉल्यूम को 1 मिनट में निकाल सकते हैं, 500 ml एक बार में था, 1 मिनट का डाटा कितना होगा, ये 1 मिनट में कितनी एयर वॉल्यूम हमने इन किया अपने लंग्स में 1 मिनट में, एक बार में 500 ml, तो 1 मिनट के लिए आप कितने को मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस ली जाती है, एवरेज आया मान लीजिए 14, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 से करा देंगे, एक बार 14 से, तो आपको रेंज आ जाएगी कि इतने से इतने, 12 से 6000 ml और 14 से 7000 ml हो जाएगा, 6 से 7000 ml वॉल्यूम इन किया जाएगा या आउट किया जाएगा 1 मिनट का डाटा। तो 1 मिनट का भी बुक में लिखा हुआ है। तो IRB क्या बताया, कितनी मैक्सिमम एयर को खींच सकते हैं, नॉर्मली तो 500 लिया, नॉर्मली आप इनहेल कर रहे हैं एयर को, तो 500 तो नॉर्मली अंदर जा ही रहा है, जबरदस्ती कितना खींचा, तो ये है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, एडिशनली कितना खींचा, ठीक, यहां एडिशनल लिखा जाएगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, कब, जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे, जबरदस्ती सांस खींचेंगे, इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप एडिशनल, ये 500 के अलावा रहेगी, ध्यान रखिएगा, 500 तो नॉर्मली है, उसके बाद कितनी खींच सकते हैं, तो कितनी होती है इसकी वैल्यू, 2500 से 3000 है, ठीक है, तो ये है 2500 से, ये वैल्यू याद रखिएगा 3000 ml, इतने एयर को हम एडिशनली खींच सकते हैं, ये क्षमता सबकी अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, एक नॉर्मली हेल्दी पर्सन का दिया गया है, कुछ लोग हेल्दी होंगे इससे भी ज्यादा खींच ले जाएंगे, ठीक। हाँ, क्या कर रहे हैं, हो गया, ये वैल्यू सारी आपको रखनी है, ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, और इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है। देखिए अगला क्या है, 3rd नंबर ERB, इसी का जस्ट उल्टा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम जबरदस्ती बाहर रिलीज करा सकते हैं, नॉर्मल 500 रिलीज हुआ, अब और खींच करके बाहर निकालेंगे, पूरा पेट वेट अंदर ले जा करके कितनी निकाल सकते हैं एयर, ठीक है, तो कितना, 1100 से 1200, 1000 से 1100, ठीक है, तो ये है 1000 से लेकर के 1100 ml, ये एडिशनल वॉल्यूम है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, यहां क्या लिखेंगे, एक्सपायर्ड, और कब, वही आगे लिख दीजिएगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, ड्यूरिंग फोर्सफुल
एक्सपायरेशन, क्योंकि स्टेटमेंट में जानते हैं क्या आएगा, यही लिखेगा लाइन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, गलत हो जाएगा। आगे छोटा सा वर्ड लिख देगा ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में नहीं खींच रहे ना, एक्सपायरेशन में रिलीज करा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक एक वर्ड पर ध्यान रखना है, ऑप्शन में टेस्ट होने जा रहा है, पता है ना, 3 चैप्टर आएगा, ठीक है, पता नहीं 3 चैप्टर आपके आए, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों चैप्टर आएंगे मंडे से वेडनेसडे के बीच में, कभी भी हो जाएगा, ठीक, पढ़ते रहिएगा, हाँ पढ़ते रहिएगा। हिंदी में भी आएगा इस बार, हिंदी वालों को शुद्ध हिंदी मिलेगा और इंग्लिश वालों को शुद्ध हिंदी इंग्लिश में पेपर मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं है, एक साथ दोनों नहीं है, ठीक है, एक साथ मिलता भी नहीं है प्रॉपरली, जल्दी खोजने पर नहीं मिलता है, तो रात दिन उसके लिए मोबाइल में आंख गड़ा कर खोजते हैं, कहीं मिल जाओ कहीं मिल जाओ, फिर भी नहीं मिला, तो क्या किया जाए बताओ, दोनों नहीं मिलता है जल्दी, ठीक। ये हो गया 4 नंबर, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आरवी, वैल्यू कितनी है 1200 ml, 1100 लिखी गई है, 1100 से 12, कोई बात नहीं है, 1100 से 1200 ml, ठीक है, अगर 1200 भी लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये क्या है, आपने एयर को आउट कराया जबरदस्ती, पूरी एयर को जितनी लंग्स में आपके है, उसके बावजूद भी लंग्स में कुछ एयर बची रहती है, वो कभी नहीं निकलती, मरने के बाद भी नहीं निकलती है, आफ्टर डेथ भी नहीं निकलती है वो, तो लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया, सब कुछ बाहर कर दिया, उसके बाद भी 1200 ml 1100 नहीं निकल पाया लंग से, ये रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ आयतन है गैस का, ठीक है, तो लिख लीजिएगा नॉट रिलीज्ड, नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी ये रिलीज नहीं होती है, ठीक है, मरने के बाद भी रिलीज नहीं होती है। कैसे पता लगाएंगे नहीं रिलीज होती है, कोई बताएगा, इसका क्या प्रूफ है कि मरने के बाद ये रिलीज नहीं होती है, प्रूफ क्या है इसका, हाँ लंग्स पानी में तैरती हैं, लंग्स को निकाल करके रख दीजिए पानी में, लेकिन लंग्स को निकाल करके रखते हैं तो लंग्स की जितने भी आउट वो हैं, जितने होल हैं, अगर कहीं उसमें है, मान लीजिए कोई ट्यूब का जो ट्रैकिया का कनेक्शन है, सारा बंद कर दीजिए, बाहर से सारा कनेक्शन लंग्स का बंद कर दीजिए कि बाहर से कोई भी वाटर ना आने पाए लंग्स में, फेफड़ों में पानी चला जाएगा तो लंग्स तो वैसे ही सिंक कर जाएगा नीचे, तो लंग्स को ऐसा हम जो है बाहर से कर देते हैं कि लंग्स में बाहर से वाटर नहीं जाएगा, और पोस्टमार्टम करके लंग्स को निकाल करके और पानी में रख देंगे तो लंग्स तैरेंगे, क्योंकि अंदर उसमें एयर है। एक चीज और होती है कि कुछ बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जन्म के पहले मर जाते हैं, ये कैसे पता लगता है कि कोई बच्चा का डिलीवरी हुआ, बच्चा हुआ, वो जन्म के पहले मरा था कि जन्म के बाद उसकी मृत्यु हुई थी, डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं, तो पता ऐसे समझ रहे क्वेश्चन कि बच्चा हुआ नहीं पता लगा कि पेट में मरा हुआ था कि जन्म के बाद डिलीवरी के दौरान वो जब बाहर आया तब मर गया, तो ये कैसे पता लगता है कि जो है आफ्टर बर्थ इसकी डेथ हुई थी इस बच्चे की, या जन्म के पहले ही मर चुका था, ये यूट्रस में ही मर चुका था। उसका तरीका यह है कि जब बच्चा होगा जिसकी डेथ हो गई है, उसकी लंग्स का निकालेंगे पोस्टमार्टम से, और लंग्स को वही सेम लंग्स को बाहर से कवर्ड करके और पानी में रखेंगे, अगर लंग्स तैर रही है इसका मतलब उसमें एयर है, तो इसका उससे क्या लेना देना है, क्या बर्थ के, अगर किसी बच्चे की लंग्स, किसी बच्चे की मृत्यु बर्थ के पहले हुई है, जन्म के पहले, तो क्या उसकी लंग्स तैरेंगी कि नहीं तैरेंगी, नहीं तैरेंगी, कारण क्योंकि सांस वो फेफड़े से कब लेता है बच्चा, जब वो बाहर आता है तब, जब वो अंदर रहता है तो सांस कैसे लेता है,
वो मदर के प्लेसेंटा से ऑक्सीजन लेता रहता है, उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे होते हैं। तो जब वो सांस लेगा, कब लेगा? जब जन्म होगा तभी तो सांस लेगा, और तभी तो ये वाला वॉल्यूम आएगा। यूट्रस में ये वाला वॉल्यूम तो नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा ना, क्योंकि उसने कभी फेफड़े का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो इससे पता लग जाता है। ठीक, अगर ये वॉल्यूम है एयर का, इसका मतलब जन्म के बाद डेथ हुई है, नहीं है तो यूट्रस लाइफ में उसकी डेथ हो गई। समझ में आ रहा है? ये हो गया चार क्या चीज है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। इसके बाद पढ़ना रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगला क्या है? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, श्वसन की क्षमता। एक एक करके देखिए, इसमें पढ़ के हमको बताइए थोड़ा क्या क्या लिखा हुआ है। आईसी लिखा होगा, आईसी। आईसी का मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, श्वसन की, इंस्पायरेशन की क्षमता कितनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम कैसे निकालते हैं, तो आंसर क्या होगा? बाई एडिंग द, ये जो चार आपने पढ़ रखा ऊपर अब तक ना, चार वैल्यू, ये चार चीजें जो पढ़ी, इन्हीं में से जोड़ करके क्या निकाल लेते हैं हम, ये। तो इसको निकालने के लिए क्या क्या चीजें जोड़नी पड़ेंगी? तो इसको निकालने के लिए आपको टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी जोड़ना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को जोड़ करके हम आईसी निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी को निकालना है तो आपको दो वैल्यू तो कम से कम जोड़नी पड़ेंगी। वो वाली वैल्यू कौन सी होंगी? जो चार अब तक पढ़ चुके थे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, उन्हीं को जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या जोड़ते हैं? टीबी प्लस आईआरवी। मतलब आपके सांस खींचने की क्षमता, सांस लेने की क्षमता कितनी है टोटल। एक तो 500 ml हम लोग नॉर्मली लेते ही हैं, इसके बाद जो एडिशनल खींचते हैं वो भी तो आएगा। 500 तो नॉर्मली लिया हमने, उसके बाद जो एडिशनल खींचा वो भी आएगा, टोटल जोड़ करके आईसी आ जाता है। इसको रटने की जरूरत नहीं है। वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू आपको 500 पता है, आईआरवी की वैल्यू आपको 2500 से 3000 है ना, जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको रटना नहीं है, माइंड में रखिए होता क्या है। और ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जस्ट इसी का उल्टा, ये क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सांस को, कितनी एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं अपने लंग्स से, कितनी, ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती या नॉर्मली, नहीं, कितनी एयर को आप निकाल सकते हैं। 500 तो नॉर्मली बाहर जाती है, समझ रहे ना। 500 हम लोग नॉर्मली सांस को जब खींचते निकालते हैं तो 500 नॉर्मली जाती है। इसके बाद जबरदस्ती जब बाहर रिलीज कराते हैं एडिशनल एयर को, वो भी तो जुड़ेगा, वो भी जुड़ेगा ना। तो इसमें क्या जुड़ेगा? टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml होता है, जिसको 500 इन करते हैं 500 आउट, तो 500 प्लस ईआरवी जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ईसी। इसको भी नहीं रटना है। आ रहा समझ में? तो ये दो यहां तक तो रटना नहीं, तीन आपको रटना पड़ेगा। तीन लास्ट के हैं ना, वो दिक्कत कर देते हैं, उनको आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है। लिख लिए, आगे बढ़ जाएं। आगे देखिए, आगे का बताइए। एफआरसी लिखा होगा, एफआरसी फंक्शनल, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल कैपेसिटी। ये कोई बताएगा क्या है? एफआरसी क्या है? ईआरवी प्लस आरवी। यहां एक चीज लिखा है रेजिडुअल, तो रेजिडुअल का मतलब आरवी तो जुड़ेगा। रेजिडुअल वाला वॉल्यूम तो हमको जोड़ना पड़ेगा आरवी, उसके साथ क्या जोड़ेंगे? ईआरवी, बन जाएगा एफआरसी। ठीक है, लाइन पढ़ के बताइए थोड़ा क्या लिखा हुआ इसमें, मैं समझाता हूँ उसको। नॉर्मली ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिएगा। नॉर्मली हमने एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन में कौन सा वॉल्यूम हमने रिलीज कराया, बताएंगे?
अरे बताओ जी, नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने किया, कौन सा वॉल्यूम हमने निकाला अपनी लंग से? हमने ये टीवी निकाला कि ईआरवी निकाला? बताइए, टीवी निकाला ना। तो नॉर्मली हमने टीवी बाहर किया, टाइडल वॉल्यूम। अब आपकी लंग्स में कितना एयर बचा हुआ है? यही है क्या चीज है? पार्ट्स। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली सांस को निकालने के बाद में अब कितनी एयर बची है? तो आपकी लंग्स में ये तो हमेशा रहती है, ये तो कभी निकलती नहीं है, और ये जबरदस्ती वाली है, इसको फोर्सफुल निकालेंगे, वो भी तो बची हुई है ना। तो नॉर्मली सांस को रिलीज करने के बाद ये जो वैल्यू बचती है आपकी लंग्स में एयर, वो कौन सी है? ये दोनों बचती है। हाँ, रेजिडुअल तो कभी नहीं निकलेगा ना। और ईआरवी भी तो बची हुई है, हमने नॉर्मली रिलीज कराया 500 ml, तो हमारे पास अभी ईआरवी है जिसको हम जबरदस्ती बाहर कर सकते हैं, और आरवी तो कभी बाहर नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक, आ जाइए। ये हो गया। लास्ट की दो चीजें और बताइए, पढ़ के बताइए, कठिन चीजें हमें को याद नहीं रहती है, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। टोटल लंग कैपेसिटी लास्ट में है। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ये लिखा गया होगा, ध्यान सुनिएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आपने जबरदस्ती सांस को निकाला, तो बताइए कौन कौन सी एयर बाहर गई? सोचिए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, कौन सा एयर आपने बाहर किया? हमने 500 तो बाहर करेंगे ही ना। जो 500 टाइडल वॉल्यूम है वो तो नॉर्मली जाता है, आराम से बैठे हैं तब भी जाएगा। जबरदस्ती हटाया तो 500 तो नॉर्मली गया ही बाहर, और जबरदस्ती वाला भी कौन सा गया? ईआरवी। तो ईआरवी गया प्लस क्या गया? आपका टीवी गया। तो जबरदस्ती सांस को निकालने के बाद अब कितना खींच सकते हैं? यही पढ़ी लिखा है बच्चा की खींच सकते हैं, हमको पढ़ के बताइए। लैंग्वेज पढ़ दो तो समझा दें क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन इन द लंग्स कैन बी इंस्पायर्ड। पढ़िए। पढ़ी नहीं पा, हमको पढ़ने की चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ, कहाँ गया? हाँ, वो नहीं, आप लैंग्वेज पढ़िए। द ब्रीथ, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज तो है। कह रहा है कि एक पर्सन है, कोई भी आदमी जबरदस्ती सांस को निकालने के बाद कितनी एयर को ब्रीथ कर सकता है, कितनी एयर ले सकता है। तो आप सोचिए, जबरदस्ती सांस को आपने हटाया तो ये वैल्यू आपने बाहर कर दी, अब कितना ले सकते हैं? तो देखिए, आप टाइडल वॉल्यूम लेंगे कि नहीं लेंगे? 500 खींचेंगे ना, 500 तो खींचना पड़ेगा। इसके बाद और कौन सा खींचेंगे? इसको भी आपने हटाया था, सोचिए उसको बाद में कर दीजिए। टाइडल वॉल्यूम खींचेंगे हम एक और खींचेंगे जो आईआरवी है, बाबा रामदेव वाली आईआरवी, जबरदस्ती वाली, ये भी खींचेंगे। इसके बाद और कौन सा खींचेंगे? इसको हमने निकाला बाहर, हमने अपने फेफड़ों से जबरदस्ती एयर को बाहर किया था, इसको भी तो खींचना पड़ेगा कि नहीं खींचना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया था। तो ये तो नॉर्मल एक्सपायर, हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, तो बताइए कितनी एयर को खींच सकते हैं टोटल? आप टाइडल वॉल्यूम खींचेंगे ये, लेकिन जबरदस्ती सांस को निकालने के बाद कितनी खींचेंगे? तो ये तो जाएगा ही, साथ में ये भी खींचेगा, ये यार भी। यही तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा VC। समझ में आया ना? वाइटल कैपेसिटी याद कैसे रखेंगे? याद यही रखिएगा कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर को खींचा जा सकता है। ठीक है, तो माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो हमने दो वैल्यू को हटाया, तो ये दो हटाए तो इनको खींचना भी पड़ेगा, और एक जो बची रह जाती है खींचने के लिए वो ये वाली, इसको भी तो खींचेंगे ना, जुड़ जाएगा सब। और लास्ट में है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। इन दोनों को रटने का तरीका बताएं, यही सेम डेफिनेशन इसके लिए है, बस थोड़ा सा अंतर है। ध्यान सुनिएगा, इसमें हमने क्या बोला था?
हमने कहा था कि जबरदस्ती सांस को रिलीज कराने के बाद कितनी एयर को खींचा जा सकता है, वो होता है VC। और जबरदस्ती सांस को निकालने के बाद में आप जो एयर खींच रहे हैं तो लंग्स में कितनी एयर आ सकती है, आपकी लंग्स में टोटल कितनी एयर को रखने की क्षमता है, कितनी क्षमता है। लेकिन कब कब जब सारी एयर को बाहर कर दीजिए आप, तब आपने सारी एयर, देखिए सारी एयर को बाहर करेंगे तो एक तो नहीं निकलेगा कभी भी RV, वो तो हमेशा रहेगा ना। तो आपने कौन कौन सी एयर बाहर की, TB और ERV। इसके बाद अब आप एयर को खींच रहे हैं तो आप कौन सी एयर खींचेंगे, ये वाली खींचेंगे ना। अभी बताया ना कि समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो बता दीजिए, हम फिर से बता देंगे। हाँ सुनिए ध्यान से, हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, कौन कौन सी एयर को बाहर किया, टाइडल वॉल्यूम करते हैं और ERV, इतना जानते हैं ना। क्योंकि ये ERV जो वैल्यू है ये आपकी लंग्स में रहती है, हम सांस ले रहे हैं ना। अब बताएंगे हम कौन सी एयर को बाहर कर रहे हैं, आप ऐसे सोच के बताइए। हम ERV नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, तो हम टाइडल वॉल्यूम को, टाइडल खींच रहे हैं, टाइडल निकाल रहे हैं लंग्स से नॉर्मली आराम से। अब हम जबरदस्ती जो है पेट वेट पिचका करके सारी एयर को बाहर करेंगे तो कौन सी आप निकाल पाएंगे, ये वाली भी हटाएंगे आप, ये तो जाएगा ही, पहले ये जाएगा देन ये जाएगा, इसकी वैल्यू पता है ना, देखिए ये ठीक है, दोनों हटा दिए हमने। अब इन दोनों को हटाने के बाद में कितनी एयर को आप खींच सकते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, ये तो नॉर्मली 500 खींचेंगे ही, इसको भी, इसको हटाया था, इसको हटाया, दोनों को तो खींचना पड़ेगा ना, जब दोनों को निकाले तो दोनों को आना पड़ेगा वापस, और साथ में एक और आएगी ये वाली, ये कौन सी वाली है, IRV, जो जबरदस्ती खींच सकते हैं, ठीक है, इसको भी जोड़ा जाता है। तो इसमें अंतर ये है कि सारी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में आपकी लंग्स में कितनी एयर रह सकती है, ये तो हमने खींचा ही है, साथ में एक एयर और बची हुई थी, कौन सी वाली, RV, उसको भी जोड़ लेंगे तो सारी एयर आपकी आ जाएगी, लंग्स में कितनी एयर रह सकती है। तो TLC का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू VC प्लस RV, समझ में आया। और VC की वैल्यू क्या है, ये, अरे VC में RV जोड़ दीजिए तो TLC आ जाएगा, ठीक है बस। हाँ लास्ट वाला अब तक नहीं समझ में आया। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में आपकी लंग्स में कितनी एयर आ सकती है टोटल, तो टोटल आएगी कितनी, ये तो खींचेंगे हम, लेकिन एक जो पहले से है वो तो ये वाली है ना, तो ये भी तो रहेगी ना, आपकी लंग्स कितना रख सकती हैं एयर, इसको खींचेंगे, ये पहले से है, सबको जोड़ देंगे तो TLC आ जाएगा। अब आया कि नहीं आया, हाँ आ रहा है, इधर बता नहीं रहे हैं कोई, कभी कोई नो नहीं कहता है। हाँ ये खत्म हो गया जी, नो कहेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ हम भी ऐसे थे पहले, धीरे धीरे पर्सनैलिटी में सुधार आता है। हो सकता है कि भाई आप आज नहीं पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं बातों को, वो सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ने में कमजोर होते हैं, बहुत तेज भी हो सकते हैं वो, ठीक है, वो अपने आप को शो नहीं करते हैं, कुछ शोबाजी में मरे जाते हैं। मैं बुराई किसी की कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, दो तरीके का होता है पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होती है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट ही रहना चाहिए, जमाना एक्सट्रोवर्टी का है आज के समय, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया जी। अगला एक टॉपिक है, अगला टॉपिक बताइए क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। आप लंग्स में एयर को इनहेल करते हैं, आपके फेफड़ों में एयर जाती है, क्या केवल ऑक्सीजन ही जाती है कि सारी एयर जाती है, सभी जाती हैं। यूज कौन सी होती है, ऑक्सीजन। लंग्स के बाद आगे ये एयर जो जाती है उसमें से ऑक्सीजन ही ब्लड में जाती है, ठीक है।
क्योंकि बाकी डिफ्यूज नहीं हो सकती हैं। तो देखिए गैस का आदान प्रदान दो जगह होता है। जैसे ये आपके फेफड़े हैं, बाहर से एयर आया, बाहर से क्या आया, एयर आया, फेफड़ों में बाहर की साइड में क्या है, ब्लड, क्या फ्लो हो रहा होता है, ब्लड। ये देखिए ब्लड चल रहा होता है, एक लाइन लिखा हुआ है। एल्वोली के चारों तरफ क्या होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, रक्त केशिकाएं होती हैं, उनमें क्या बहता है, रक्त बहता है। तो यहां जब एयर आ जाती है तो उसमें सारी गैसेज हैं, इसमें से ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड में मिल जाती है। कैसे मिलती है, डिफ्यूज, विसरण होता है। विसरण जानते हैं, कोई भी गैस जहां हाई कंसेंट्रेशन रहती है वहां से लो की तरफ वो अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम। तभी तो लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड में मिलेगा। फिर यही ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है कि नहीं जाता है। फेफड़ों से ब्लड कहाँ जाता है, पहले आपके हार्ट में जाता है ना। अरे लंग्स से ब्लड कहाँ जाता है, ऑक्सीजन लेकर के लंग्स से वो जाएगा हार्ट में। किसके, कौन सी ट्यूब ले जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी की वेन, पल्मोनरी वेन ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसके बाद हार्ट से ये ब्लड निकलता पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में इसकी ये ऑक्सीजन यूज हो जाएगी और यही यूज ऑक्सीजन हार्ट में जाएगी, हार्ट से वापस कहाँ जाएगा, ब्लड लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये होता है। तो गैस का आदान प्रदान दो जगह होता है, एक आपके लंग्स में होता है क्योंकि अदला बदली हो रही है ना, जो ऑक्सीजन यहां थी वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल गई और ब्लड अपने साथ क्या लेके आ रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके फेफड़ों में आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा होता है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहां चली जाएगी, लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी। एक तो आदान प्रदान यहां हुआ, दूसरा आदान प्रदान कहां होता है, टिश्यू में। आपके जो बॉडी के जितने भी अंग हैं, टिश्यू हैं, उनमें क्या है, ये जब ब्लड यहां से आ रहा है, ये ब्लड कहां जाएगा, सेल में जाएगा। तो यहां से ऑक्सीजन को कहां छोड़ देगा, सेल में, और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी, ब्लड में। मतलब ऑक्सीजन को छोड़ेगा बॉडी में और वहां से CO2 को पकड़ करके अपने साथ ले जाएगा। तो एक बार एक्सचेंज टिश्यू पर होता है और एक बार एक्सचेंज कहां होता है, लंग्स में होता है, एल्वोली के लेवल पर। तो दो जगह गैस का एक्सचेंज है। तो देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितनी जगह पर, एट टू प्लेसेस, दो जगहों पर है। पहला कौन सा है, एट एल्वियोली, एल्वियोली मतलब लंग्स के स्तर पर, और दूसरा क्या है, एट टिश्यू, टिश्यू में गैस का एक्सचेंज होगा और एल्वियोली पर गैस का एक्सचेंज लंग्स में। हो गया। गैस का एक्सचेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशन होना चाहिए। किन किन पर, क्योंकि देखिए आपने केमिस्ट्री पढ़ा है कि अगर कोई चीज, किसी चीज का कंसंट्रेशन, दो मीडियम है ए और बी, अगर यहाँ गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन का, यहाँ कम है, तो अपने आप ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चली जाएगी। हाई कंसंट्रेशन लो, ए से बी में जाएगा। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है और यहाँ पार्शियल प्रेशर कम है, तो भी यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन चली जाएगी। कंसंट्रेशन जानते ही हैं सब लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल कितने हैं टोटल में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सांद्रता बताती है और पार्शियल प्रेशर जानते हैं। भाई जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, अगर सोचिए इस कमरे में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन बाकी गैसों पर ज्यादा प्रेशर लगाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की मेजॉरिटी है। समझ में आ रहा ना। तो कंसंट्रेशन मोर है, ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर भी हाई होगा। और पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, वही बताएगा। पार्शियल प्रेशर की परिभाषा, प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इन द टोटल गैसेस, कुल गैसों में एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर। अगर इस कमरे में बहुत गैसें हैं, है ना, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब कुछ है, तो जितनी भी गैसें हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2।
इस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, तो PCO2 बोलते हैं। और बॉडी में इसके अलावा तो कोई गैस अंदर एंट्री करती ही नहीं है, तो केवल ऑक्सीजन का ही और कार्बन डाइऑक्साइड का तो पार्शियल प्रेशर पढ़ा जाता है, नाइट्रोजन थोड़ी है जाती है। तो PO2 और PCO2 क्या है, पार्शियल प्रेशर है। जैसे फ्रैक्शन निकालते हैं ना, फ्रैक्शन जानते हैं, पर्टिकुलर को टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल में कोई कितना है, ठीक। तो देखिए दो जगह पर है। अब एक्सचेंज के लिए आता क्वेश्चन, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस में एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। पहला क्या चीज, कंसंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट। पहली आवश्यकता यह है कि गैस का आदान प्रदान कराना है तो दोनों गैसेस की सांद्रता में अंतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये फेफड़े हैं और ये उनके बाहर खून ब्लड बह रहा है, ये ब्लड है जो बाहर चल रहा है फेफड़ों में। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ ज्यादा है तो यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब जानते हैं, अंतर होता है, डिफरेंस, प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ ज्यादा है ऑक्सीजन यहाँ कम है तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर में या कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या होगा, गैस कहीं से कहीं मूव करेगा। समझ में आ रहा है चीज। और क्या होना चाहिए, एक चीज तो ये हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। दूसरी चीज बताएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कोई गैस ब्लड में कितना घुलनशील है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा घुलनशील होती है ऑक्सीजन के तुलना में, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी डिफ्यूज करती है। घुलनशील समझ रहे हैं ना। जैसे ये ब्लड है आपका और आपके पास दो गैस हैं, O2 और CO2। CO2 ज्यादा घुलनशील है, 25 गुना ज्यादा घुलनशील होता है, 20 से 25 टाइम मोर सॉल्युबल इन द ब्लड। तो किसका डिफ्यूजन फास्ट होगा, अगर O2 CO2 बराबर हैं, CO2 का डिफ्यूजन तेज होगा क्योंकि वो जल्दी घुल जाती है। समझ में आया। तो दूसरा है सॉल्युबिलिटी, यहां लिखिएगा CO2 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन ब्लड देन ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। समझ में आया। तीसरा कौन कौन सा, तीसरा एक कंडीशन, जिस मैम लिख लीजिए इसको, देखिए ये आपकी लंग्स हो गई, ये आपका ब्लड हो गया। लंग्स और ब्लड के बीच में मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, झिल्ली है ये। फेफड़ों की झिल्ली होती है कि नहीं होती है, एल्वोली की वॉल होती है, एल्वोली में भी वॉल है कि नहीं है। तो लंग्स की जो वॉल है या एल्वोली की जो वॉल है और ब्लड है, उनके बीच में जो झिल्ली बनी हुई है जिसके द्वारा डिफ्यूजन हो रहा है, इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन अक्रॉस विच डिफ्यूजन अकर्स, जिसके द्वारा डिफ्यूजन, अगर ये मोटा ज्यादा हो जाएगा तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्लो, और पतला रहेगा तो डिफ्यूजन फास्ट रहेगा। तो अगला जो है वो लिखिएगा तीसरा, थिकनेस जिस मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन किया जा रहा है, अगर वो मोटी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा। और कोई फैक्टर है,
तो ये फैक्टर्स हैं या कंडीशन है, आप फैक्टर भी लिख सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको डिफ्यूजन को प्रभावित कर सकते हैं, वो फैक्टर हो गई। अब एक एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम देखिए, ओपन कर लीजिए, कौन सा वाला है देख लीजिए, एक दिखा दो। ये टेबल बनी है, ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल समझाना है, और यही टेबल पे एक डायग्राम आगे दिया हुआ है, ये डायग्राम समझना है, ये वाला। ठीक, आपकी बॉडी में कहां कहां पर किस गैस का प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर कितना है, वो समझना है। ठीक, पार्शियल प्रेशर सबको समझ में आ गया। टोटल गैसेस में किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है, वह है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और दो ही गैस का प्रेशर बॉडी में नापा जाता है, O2 या तो CO2। तो हेडिंग है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग स्थानों पर, आपकी बॉडी में अलग अलग जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है इन बॉडी। देखिए, ऐसे समझिए, पहले बुक को मत देखिएगा, पहले समझिए। एटमॉस्फेयर है ये, वातावरण, ये देख रहे हैं, एकदम बाहर चले जाइए, एकदम बाहर, यहां नहीं, एकदम खुले में एटमॉस्फेयर में टोटल गैसेस का प्रेशर, पार्शियल नहीं बात कर रहे हैं हम, जितनी भी गैसेस हैं टोटल, उनका प्रेशर कितना है, 759 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अरे 760-59 में अंतर नहीं होता है। वातावरण में जितनी भी गैसेस हैं बाहर, टोटल प्रेशर कितना है सबका मिला करके, 759 या 60। ठीक है, लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ गैसेस। जितनी भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, उनका प्रेशर कितना होता है, वो आपका है 759 या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं। इसका मतलब समझते हैं, ब्लड प्रेशर नापा जाता है ना, एक ऐसा होता है लकड़ी का, उसमें मरकरी पारा चढ़ता है, तो कितना मिलीमीटर तक गया, कितना मिलीमीटर कॉलम में गया ऊपर तक, वो तो 759 मिलीमीटर तक जाएगा मरकरी कॉलम में ये प्रेशर, अगर हवा का प्रेशर नापा जाए तो। ठीक, अब इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। वातावरण में ऑक्सीजन कितनी है, अगर कहें कि एटमॉस्फेयर में बाहर ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21, तो परसेंटेज अलग चीज है और पार्शियल प्रेशर अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। 21% ऑक्सीजन है लेकिन पार्शियल प्रेशर अलग है। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, 759% निकालना जानते हैं सब लोग ना, प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, 5% इतने का, तो इतने गुणा 5/100, इसका 21% निकालिए, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें कितना परसेंट में है, 21 में। तो इसका जब निकालेंगे, अगर कहा जाए कि PO2 इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बाहर PO2 कितना है, तो 759 मल्टीप्लाई 21/100, आंसर आ जाएगा 189 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। परसेंटेज फिर कह रहा हूं, 21% में ऑक्सीजन है लेकिन पार्शियल प्रेशर पूछा जाए इस समय कितना बाहर, तो 189 है। समझ में आ रहा ना। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर निकाल सकते हैं आप, CO2 का। तो CO2 को लिए भी, इसमें CO2 कितना परसेंट में होती है एटमॉस्फेयर में, 0.03। तो देखिए PCO2 इन एटमॉस्फेयर इक्वल टू आ जाएगा 759
अब इसमें कितना परसेंट है, टोटल गैसेज में कितना CO2 है, 0.03, 0.03 इतना परसेंट है ना। परसेंट का मतलब 100, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.3%। परसेंट नहीं आएगा, अब ये मिलीमीटर ऑफ Hg। ये भी, ये देखिए, ये 0.03 है और ये 0.3 है। ये परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में, और ये उसका प्रेशर है, तो कितना प्रेशर लगा रहा है, CO2 है ये तो हो गया। ये बुक में नहीं दिया गया है। अब बुक में जो दिया गया वो समझिए। एक टेबल बनी है, देखिए बड़ी सी, उस टेबल को ध्यान समझिएगा। हाँ, ये 159, ये वाला एटमॉस्फेयर लिखा गया 159। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन गलत हो गई होगी, आप 159 कर लीजिए, हो सकता है रॉन्ग ये हो गया। 159 मिलीमीटर सही है, 159 हो सकता बुक में हो, ठीक 159 आएगा कैलकुलेट करने पर। अब देखिए, एटमॉस्फेयर में O2 और CO2 इतना है। अब यही एयर आपके फेफड़ों में जाती है, हम सांस लेते हैं तो एयर को अंदर करते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन कितना है, 159 मिलीमीटर, लेकिन जब हमारे फेफड़ों में जाती है तो 104 हो जाती है। तो कहाँ गायब हो गया, बाहर की हवा तो हमारे फेफड़ों में गई। 159 प्रेशर बाहर लगा रहे थे, फेफड़ों में पहुंचते प्रेशर कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर 104 पहुंच गया। ठीक, यही समझना है। तो एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को लिखेंगे। यहाँ लिखा गया PO2, यहाँ लिखा गया PCO2, यहाँ लिखा है एटमॉस्फेयर। क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर में हमने कैलकुलेट कर लिया 159, और ये कितना किया 0.3, इतना बता दिया मैंने ना। अब इसके बाद उसमें आगे लिखा गया है इन लंग्स। अगर आप फेफड़ों की बात करेंगे तो फेफड़ों में ऑक्सीजन कितना पार्शियल प्रेशर, तो फेफड़ों में याद रखिए, बाहर जितनी ऑक्सीजन है 21%, हमारे फेफड़ों में 16% ऑक्सीजन रहती है। कितनी रहती है, 16। कितनी परसेंट ऑक्सीजन, 16। आज 759 का 16% निकालेंगे तो आंसर यही आएगा, क्या चीज, 104। 16% ऑक्सीजन होती है। कम कैसे हो गया, वही तो हवा बाहर है, वही तो अंदर गई हवा, कम कैसे हो गई। हाँ, क्या कह रहे हैं, नहीं वो सब हटा दीजिए, वो अलग चीज है, रेजिडुअल यहाँ नहीं है। हम कह रहे हैं वही एयर तो बाहर थी और वही एयर हम अंदर ले गए, तो उसका परसेंटेज भी बदल गया। और परसेंटेज जब बदलता है तो प्रेशर भी तो बदलता है। अरे जितना परसेंट में कोई एयर रहती है, ज्यादा परसेंट में ज्यादा प्रेशर लगाएगी, कम परसेंट में है कम प्रेशर। बाहर एनवायरमेंट में 21% था, कितना प्रेशर लगा रहा था, 159, और जब ये फेफड़ों में गया तो परसेंटेज हो गया 16 और प्रेशर हो गया घट करके 104 ऑक्सीजन का, तो कम कैसे हो गया। मेरा आरबी से मतलब नहीं है इसका। अच्छा ऐसे सोचिए, कहीं बहुत ज्यादा धुआं है, वहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी कि यहाँ ज्यादा होगी। कहीं धुआं बहुत ज्यादा है, वहां ऑक्सीजन दम क्यों घुटता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां कम है, धुआं बहुत ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और यहाँ अच्छी खासी कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ CO2 नॉर्मल है। वही सेम कंडीशन इसमें, जब आपके फेफड़ों में आपके, देखिए इसको समझिए, यहां से ये था लंग्स, 159 बाहर था O2, PO2 बाहर कितना था, 159। यार PO2 159 और PCO2 कितना था बाहर, 0.3, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जब ये एयर अंदर जाता है, क्योंकि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपके फेफड़ों में एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है ना, एक तरफ से हम ऑक्सीजन को खींच रहे हैं, साफ हवा खींच रहे हैं, शुद्ध हवा, और एक तरफ से भट्टी वाली हवा आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है ना, आपके ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गया, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है फेफड़ों में, ये ज्यादा है,
ठीक है। तो बाहर से ऑक्सीजन जो आ रही है उसका प्रेशर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि अंदर से फेफड़ों में लगातार CO2 भेजी जा रही है। वही सेम कंडीशन, जहां ज्यादा धुआं उड़ रहा है, CO2 ज्यादा है, वहां जाहिर सी बात है प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि CO2 मिल रही है ना उसमें। समझ, CO2 ज्यादा बढ़ रही है तो ऑक्सीजन रिलेटिवली क्या हो जाएगी? कम। ज्यादा CO2 होगी तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? एक पर्टिकुलर अमाउंट में मेजर करेंगे तो ऑक्सीजन कम आएगी। फिर रीजन समझ में आया 104 क्यों होती है? यहां पर लिखेंगे, देखिए ये समझिएगा, ये 104, यहां पर 104 रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रहती है? 40। तो यहां पर आपकी बुक में लिखा गया होगा 40 पार्शियल प्रेशर किसका है? CO2 का है, और 104 किसका है? PO2 और PCO2। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एल्वियोली में पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सबसे कम पार्शियल प्रेशर पूरी बॉडी में 40 से नीचे किसी गैस का नहीं होता। दो ही गैस रहती है बॉडी में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का मिनिमम वैल्यू 40 है। 40 के नीचे कोई वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी में सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड कहां रहती है? सबसे कम CO2 आपकी बॉडी में किस जगह मिलेगा? टिश्यू में मिलेगा कि फेफड़ों में मिलेगा? टिश्यू तो भट्टी है पूरा, टिश्यू में तो धुआं निकल रहा, लगातार जो है रेस्पिरेशन चल रहा, लगातार CO2 बन रही है। लेकिन जब वही CO2 आती है तो यहां से साफ हवा मिलती है फेफड़ों में, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है? CO2 का कम हो जाता है, क्योंकि टिश्यू में बहुत ज्यादा CO2 बन रही होती है। और यही CO2 जब फेफड़ों में पहुंचती है तो उसका सामना किससे होता है? एक स्वच्छ हवा से होता है। तो पार्शियल प्रेशर घट के कितना आ जाता है CO2 का? 40 हो जाता है, और 40 से नीचे कभी जाएगा नहीं, चाहे O2 हो चाहे, ये याद रखना 40 मिनिमम है। तो सबसे कम CO2 कहां? आपके लंग्स में। क्यों? क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आ रही होती है लगातार, वेंटिलेशन चल रहा है लंग्स में, तो CO2 तो कम होगी ही। समझ में आया? अब देखिए इसके बाद ये यहां से देखिए बुक में और बनाया गया है, ये यहां इन्होंने लिखा है इस तरीके से, ये आपका हार्ट है। ये क्या है? हार्ट हो गया, ठीक। हार्ट से ये ट्यूब आ रहा है, हार्ट से ये क्या आ रहा है? ट्यूब। और ये ऑक्सीजन को लेने आ रहा है। ये देखिए, ये इसको इस तरीके से मैं हार्ट ही लिख देता हूं सीधे। यहां से जब ब्लड जाएगा तो कहां जाएगा? पहले हार्ट में, इतना पता होगा ना। फेफड़ों से ब्लड कहां जाता है? हार्ट में। 104 यहां है, ध्यान सुनिएगा, 104 है। और यहां पर ये कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लिखा गया होगा PO2 इक्वल टू कितना है? 79 ना, 95, सॉरी 95, और PCO2 लिखा गया होगा 40, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 40 से नीचे नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यू में होती है, और वो कितना होती है? 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, सबसे ज्यादा CO2, ठीक। तो जो ब्लड आपका साफ खून ले जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। अरे इतना तो जानकारी होगा। दो प्रकार का ब्लड है, एक ऑक्सीजनेटेड है और एक क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। ऑक्सीजन ज्यादा है। और डीऑक्सीजनेटेड में क्या चीज ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन क्या है? कम है, ठीक है। तो इस वाले में ऑक्सीजन ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? 95। कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कितनी कम है? सबसे कम। और सबसे कम कितना होता है? 40। अब कारण बताइए, यहां 104 था, यहां 95 हो गया। फेफड़ों में जो ब्लड चल रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर 104 है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जैसे ही आपके हार्ट में गई, किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। पल्मोनरी वेन,
तो उसमें 95 हो गया, कम हो गया। कोई कारण सोचेगा? अच्छा, हार्ट से ब्लड जाता है कहाँ? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी की वेन? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अब हिंदी वाले ही बताएंगे क्या कहते हैं। धमनी। ये फुफ्फुस धमनी है। क्या है ये? फुफ्फुस धमनी। समझ में आया? अब तो समझ में आ रहा। आप चेहरे खिल के देखिए, यही नहीं समझ पा रहे थे पल्मोनरी क्या है। ये फुफ्फुस धमनी है। तो यहां से ब्लड यहां जाता है, ऑक्सीजन को लेने जाता है। तो जब लेने जाता है तो बताइए ये अपने साथ क्या ले जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा रहा है। कितनी ले जा रहा है? बहुत ज्यादा ले जा रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां छोड़ेगा? फेफड़ों में छोड़ देगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? इसमें PCO2 45, क्योंकि 45 से हाई कभी CO2 नहीं हो सकता है। इसको इत्मीनान समझिए, आपकी बॉडी में CO2 45 से ऊपर नहीं हो सकती है, जबकि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में 95 तक हो सकती है आपके ब्लड में। ब्लड की बात हो रही है, 104 ब्लड में नहीं है। 104 तो खाली जगह में है, जो फेफड़ों में खाली जगह है वहां 104। अगर कहा जाए ब्लड में ऑक्सीजन कितना परसेंट मैक्सिमम, तो 95 से ज्यादा नहीं होती है। कहां होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, धमनी में होती है। कहां होती है? धमनी। ये फुफ्फुस धमनी में होती है। समझ में आ रहा है? तो यहां अच्छा, एक कारण बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ऊपर क्यों नहीं होती जबकि ऑक्सीजन 95 तक पहुंच जाती है? हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो बन जाएगा एसिडिटी। पेट वाला एसिडिटी नहीं, ब्लड का एसिडिटी। CO2 अगर ज्यादा होगा ब्लड में, तो ब्लड में आपके क्या होता है? वाटर होता कि नहीं होता है? वाटर है ब्लड में ना? है। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि ब्लड में वाटर है कि नहीं है। तो ब्लड में जो वाटर होता है, अगर CO2 ज्यादा हो जाएगी तो ये पानी के साथ रिएक्ट करता ही है, लेकिन और ज्यादा रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनता भी है, लेकिन ज्यादा बनेगा एसिड। तो ब्लड में जब एसिड ज्यादा बनेगा, कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। और यही कार्बोनिक एसिड जब छूटेगा तो H+ ज्यादा निकलेंगे, मतलब आपका ब्लड एसिडिक हो जाएगा। मोर एसिड मोर H+, जानते हैं ना? एसिड ज्यादा, इसका मतलब H+ ज्यादा है वहां, तो ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसलिए CO2 कभी 45 से ऊपर नहीं होने पाती है। इससे ऊपर हो जाएगा तो ब्लड में एसिडिटी आ जाएगी तुरंत। जबकि ऑक्सीजन में समस्या नहीं है, ऑक्सीजन 95 तक रहती है। किस कंडीशन में बढ़ जाता है? जब आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पा रही है प्रॉपरली, तब। हाँ, तो अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रही है, लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रही है। CO2 को उतने अमाउंट में आप एयर को नहीं निकाल पा रहे हैं प्रॉपरली, या ये ज्यादा चल रहा है। समझे? हंसने वाली बात नहीं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे इनको समझा रहा हूं खाली मैं। ठीक है, स्मोकिंग ज्यादा चल रही है, तो स्मोकिंग से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ब्लड में बढ़ता रहता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, यहां तक ये दो चीजें मैंने समझा दिया। पल्मोनरी आर्टरी ये है, कौन सी वाली? ये वाली। और ये पल्मोनरी वेन है। इसमें कितना होगा? वेन में साफ ब्लड बहता है, तो साफ का मतलब सीधे दिमाग में ले जाइएगी, ऑक्सीजन ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? सबसे ज्यादा कितनी? 95। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होगी, सबसे कम कितना रहता है? 40, उससे कम नहीं होता कहीं। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये ऑक्सीजन को इसमें कौन सा ब्लड बह रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा कितनी होती है? 45। ठीक, ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी? बताइए, इसमें ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा? अरे बताओ जी, ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे सारे ब्लड में, जितना भी ब्लड बॉडी में है, चाहे ऑक्सीजनेटेड है चाहे डीऑक्सीजन, दोनों गैसेस रहती हैं। ये बात अलग है, कम या ज्यादा रहती है। इसमें भी ऑक्सीजन है, और कितनी है ऑक्सीजन? सबसे कम। और सबसे कम ऑक्सीजन कितनी होती है? 40 से नीचे कोई नहीं होता है ना। सीधे आंख बंद करके लिख दीजिए PO2 कितना। ये सवाल आता है कि पल्मोनरी आर्टरी में PCO2 कितना?
PO2 कितना पल्मोनरी वेन में, तो आप माइंड में समझ लीजिए उसको कि यहाँ कौन सा ब्लड बह रहा है, यहाँ कौन सा बह रहा है। डीऑक्सीजनेटेड है तो CO2 ज्यादा होगी, ऑक्सीजनेटेड है तो O2 ज्यादा होगी। O2 सबसे ज्यादा कितनी 95 हो सकती है, ठीक है। और जो गैस कम रहेगी उसको 40 लिख दीजिएगा आंख बंद करके। समझ में आया? इसके बाद ये जो ब्लड, अच्छा एक चीज और बताने जा रहे थे कि यहाँ 104 है, यहाँ 95 कैसे हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि ये जो ब्लड यहाँ जा रहा है, क्या लेके जा रहा है? CO2। इसको क्या फेफड़ों को क्या देना है? कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ ट्रांसफर करना है। तो क्या सारी CO2 ट्रांसफर हो जाती है? नहीं, जितनी इस ब्लड में CO2 है सब की सब CO2 यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ये चीज समझ रहे हैं ना? सब नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? 45 यहाँ है ना, सोचिए कितना है, 45 पार्शियल प्रेशर है, फेफड़ों में कितना है? 40 है, तो कितना जाएगा? 5 ही तो जाएगा। जब बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रुक जाएगा ट्रांसपोर्ट ना तुरंत। इसका मतलब 40 आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये 40 आगे यहाँ आएगा ना, तो मैंने लिखा ना PCO2 कितना है? 40 है, ठीक। ये जब यहां से CO2 जब यहाँ ट्रांसफर हो रही है, लगातार हो रही है, तो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है, देखिए सीधी सी बात है, फिर से समझ लीजिए, बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर जब अंदर आती है तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी लंग्स में अच्छी खासी अमाउंट में क्या है? CO2 है। फिर इसके बाद जब ये गैस कहाँ जाती है? इस ट्यूब में, ब्लड में जाती है, इस वाले में, वेन में, तो फिर क्यों कम हो गया? क्योंकि यहां से पीछे से यही ब्लड तो जा रहा है ना, इस ब्लड में यही ब्लड तो आगे बढ़ा, तो इस ब्लड में CO2 है कि नहीं है? तो एक बार फिर से कम किया उसने, 2 बार कम किया। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जो थी उसने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 से घटा के 104 ले आया। फिर दोबारा जब ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंची तब भी पीछा नहीं छोड़े, जो CO2 यहाँ है ब्लड में, उसी CO2 ने क्या किया? एक बार फिर से प्रेशर घटाया। अरे CO2 ने फिर से घटाया नहीं? हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? पंखा बंद कर दें? बंद कर दीजिए जो बंद करना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं? देखिए, ये रिवर बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक है। यहां से फैक्ट्री का पानी आ रहा है, काला पानी, ठीक। और जैसे ये गंदा वाटर फैक्ट्री का यहां से साफ पानी, एकदम पानी साफ आ रहा है, रिवर का पानी बह रहा, नदी का, जैसे यहां से गंदा पानी मिलता है तुरंत ये एरिया क्या हो जाता है? यहाँ का पानी क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। समझ में आया? मतलब गंदगी बढ़ गया, सफाई कम हो गई। यहाँ बहुत साफ था, सोचिए यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना, साफ पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गई? कम हो गई। तो क्या ये ऑक्सीजन अभी ये जो कम हुई है यही आगे बरकरार भी रहेगी? इतनी ऑक्सीजन यहाँ पर भी रहेगी? नहीं, ये पानी जब पीछे से साफ पानी आ रहा है तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा थी, यहाँ गंदा पानी एंटर किया, ऑक्सीजन कम हो गई। ये पानी धीरे धीरे साफ होता जाएगा, लास्ट में एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पीछे से साफ पानी बह रहा है। ऐसी कहानी यहाँ है, ठीक। CO2 है, ऊपर से ऑक्सीजन आया, एयर आया, ऑक्सीजन का प्रेशर कम कर दिया, एक बार फिर से कम होता है। यहां से जो CO2 जा रही है ब्लड की, यही ब्लड तो आगे बढ़ता है, तो एक बार फिर से उसका सामना CO2 से होता है, फिर एक बार कम होता है, 2 बार, इसलिए जो है CO2 का पार्शियल O2 का घटता है। तो 95 याद आ गया। अब देखिए टेबल में आगे बढ़ा लीजिएगा, लंग्स के बाद लिखा गया होगा पल्मोनरी। पल्मोनरी ये क्या है? वेन है। तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन कितना बताएंगे? 95। CO2 कितना बताएंगे? 40। यहां तक आगे समझ में? और आगे इसके बाद देखिए, आगे है पल्मोनरी वेन के बाद बताइए, हार्ट से जो ट्यूब हमारी बॉडी में ब्लड को ले जाती है वो उसका नाम क्या है? सिस्टमिक आर्टरी। आपके हार्ट से जो ट्यूब बॉडी में ब्लड को ले जाती है उसको आप कहते हैं मेन आर्टरी, एओर्टा बोलते हैं ना,
एओर्टा, उसको सिस्टमिक आर्टरी भी बोलते हैं। ठीक, ये सिस्टमिक आर्टरी कहाँ जाएगा? टिश्यू में। कहाँ जाएगा? टिश्यू में। यही सेम, अब यही 95 है ना, तो 95 O2 रहेगा और CO2 कितना रहेगा? 40। ये याद रख, अब नहीं बदलेगा, क्योंकि अभी इसका सामना CO2 से नहीं हो रहा है। जितना O2 और CO2 आपके पल्मोनरी वेन में है, उतना ही सिस्टमिक में भी है ना। कहीं भी अभी CO2 मिल नहीं रही है, वही ब्लड तो आगे बढ़ा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक भट्टी है आपकी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड धुएं की भट्टी। यहां पर क्या है? ये जो टिश्यू हमारे बॉडी के अंग है, यहां पर क्या चलता है? श्वसन। ऑक्सीजन को यहां से खींचा जाता है, ऑक्सीजन गया, यहां ऑक्सीजन यूज हुई, क्या बना? CO2। तो सबसे ज्यादा CO2 कहां बनती है? टिश्यू में। कितना होती है? 45। बताया, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 45 है। ठीक, तो यहां पर आप लिखेंगे पल्मोनरी वेन के बाद अगर कहा जाए टिश्यू, टिश्यू सबसे लास्ट में लिखा गया होगा उन्होंने, मैं यहीं लिख दे रहा हूं। टिश्यू में ऑक्सीजन कितना जाएगी बताइए? 95 ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन कितनी एंट्री किया टिश्यू में? 95। लेकिन कितना कम हो गया? वो 40 पहुंच गया भाई। 45 पार्शियल प्रेशर से एकदम ऑक्सीजन एंट्री किया टिश्यू में जाकर के 95 प्रेशर लेकर के, लेकिन वो जाकर के 40 पे पहुंच गया ऑक्सीजन। क्यों कम हो गया? फिर कम हुआ है। फिर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड उसको दिख गई। यहां पर भी तो CO2 अच्छी खासी है कि नहीं है? CO2 बहुत ज्यादा, यहाँ 45 सबसे ज्यादा CO2 यही रहती है। तो उसने क्या किया? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटा दिया, 40 तक ले आया, सबसे कम। क्योंकि सबसे ज्यादा CO2 यही है, तो सबसे कम वैल्यू यही रहेगी O2 की। ठीक है, तो टिश्यू में 40 रहेगा ऑक्सीजन और CO2 कितना रहेगा? जानते हैं, तो ऑक्सीजन को 40 कर देगा उठा करके। 95 से कितना कर दिया उसने? याद रखिए, केवल दो जगह पर, एक तो आपके फेफड़ों में बदलाव हो रहा है और एक यहाँ बदलाव, बीच में कहीं चेंज नहीं आएगा वैल्यू में। चाहे जैसे पूछ लिया जाए घुमा फिरा करके, चाहे जैसे, आप आंसर दे ले जाएंगे। ठीक, अब ये हो गया। इसके बाद में यहां से जो ब्लड हार्ट में एंटर करता है, उस ब्लड का वो कौन सी ट्यूब होती है बताएंगे? पल्मोनरी, पल्मोनरी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन। बॉडी से हार्ट में ले जाने वाली ट्यूब कौन सी है? वेन, सिस्टमिक वेन है। इसमें कितना रहेगा? उतना ही रहेगा जिसमें इतना यहां था। कितना था? PCO2 कितना है? 45 और PO2 कितना है? 40। ये आपका अनऑक्सीकृत ब्लड है। कौन सा ब्लड है? अनऑक्सीकृत, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड में क्या होता है? ऑक्सीजन कम है और CO2 ज्यादा है। तो यहीं पर लिखा गया होगा टेबल में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बताएंगे PO2 कितनी है? तो PO2 कितनी है? 40 है। PCO2 कितनी है? 45। और ये ब्लड कहाँ फ्लो होता है? ये है सिस्टमिक वेन में। समझ में आया? और यही ब्लड हार्ट में गया और हार्ट से फिर कहां चला गया? लंग्स में। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी। तो जो प्रेशर यहां, वही प्रेशर, बदलाव नहीं हो रहा कुछ, क्योंकि CO2 अभी सामना नहीं हो रहा है। तो जो प्रेशर यहां है, वही प्रेशर इस वाली ट्यूब में रहेगा। तो आप चाहे कहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें, और एक जगह और बहता है डीऑक्सीजनेटेड, वो कहां बहता है? वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में दो जगह बहता है, एक तो सिस्टमिक वेन में और एक पल्मोनरी आर्टरी। दोनों जगह प्रेशर क्या रहेगा? सेम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो जगह बहता है, एक पल्मोनरी वेन में और एक सिस्टमिक आर्टरी में। दोनों जगह प्रेशर क्या है? सेम। समझ में आया? तो मैं ऑक्सीजनेटेड का नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर आप अलग से अपना लिख लीजिएगा। यहाँ PO2 लिखिएगा। PO2 कितना था? वो 95 था और PCO2 कितना है? 40 है। अब बता दीजिए कुछ हम, ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए।
हो गया ये? बताइए, बॉडी में सबसे कम CO2 कहाँ मिलेगी देखने को? सबसे कम CO2 प्रेशर कब से CO2 का सबसे मिनिमम कहाँ नजर आएगा? जहां वेंटिलेशन चल रहा है वो लंग्स में हमारे। सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आपकी बॉडी में कहाँ मिलेगा? लंग्स में तो मिलेगा ना, ऑक्सीजन 104 वहीं तो है। ठीक है, आपके सबसे टिश्यू में कितना होता है? तो टिश्यू में याद रखिए, टिश्यू में CO2 बन रहा होता है, तो CO2 ज्यादा होनी चाहिए ना। और ज्यादा कितनी होती है? सबसे ज्यादा 45। जब CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन एकदम कम हो जाएगी। CO2 ज्यादा तो ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन कितनी मानी जाएगी? 40, और CO2 कितनी हो जाएगी? 45। खाली इसको रटिएगा, ये वाला ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चा ये और ये ट्यूब वाला सिस्टम, जो यहां वो यहां। अब बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना होगा? कम की ज्यादा? ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड में O2 ज्यादा होना चाहिए। O2 ज्यादा कितना होता है? ब्लड में 95 से ऊपर O2 होता ही नहीं है, तो 95 हो गया। CO2 कितना हो गया? कम। 40 से नीचे CO2 होता नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या चीज ज्यादा होगी? CO2। CO2 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? 45 होती है। ठीक है, यहां पर एक चीज 45 हो गया, याद रखिए। नहीं, वो सॉरी, ऊपर है, गलत हो गया। ये है, ये 40 है। 45 CO2, तो ऑक्सीजन कम होगा कि नहीं होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन एकदम कम और CO2 एकदम हाई। इसको रटना ही नहीं है, समझ में आ गया? बस आप माइंड में सेट कर लीजिए कि सबसे कम वैल्यू 40 से रखनी है, चाहे जो गैस होगी बॉडी में, और हाईएस्ट वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की 45 और ऑक्सीजन की 95। ब्लड की बात हो रही है, बाकी तो लंग्स में 104 तक होती है। ये फिनिश हो गया जी। ठीक, अब इसके बाद क्या है आगे? कुछ पूछना है? हाँ बताओ जी, कुछ पूछना बताइए। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चीजें सुन? फेफड़ों से बाहर कैसे जाता है? कैसे जाता है कि कितना रहता है? फेफड़ों से बाहर का मतलब अभी आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, CO2 का कैसे होता है। हाँ, एटमॉस्फेयर में कितनी होती है ना, एटमॉस्फेयर में तो बताया आपको 0.3% है बाहर। 0.3% तो वो परसेंट है, लेकिन प्रेशर कहेंगे तो 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये CO2 का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अभी तो बताया इसको मैंने, यही तो बता रहे थे ना। हाँ, क्या नहीं समझ में आया? तब बताइए। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी पहले ये हार्ट हो गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में। अब बताएंगे यहां से लंग्स से बाहर जाता है, तो लंग्स से बाहर जो जाएगा वो आप, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, याद रखिए, कोई चेंज नहीं है। एटमॉस्फेयर में अलग वैल्यू रहेगी, आपके फेफड़ों में जो भी वो वैल्यू अलग रहेगी। ठीक है, वही सेम चलेगा, वही सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो देखिए अगला उसमें दिया है ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन और CO2 दो गैसेस आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं, उनको समझना है वो किस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो देखिए यही टॉपिक है आगे ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पहले क्या है? ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है? CO2। कैसे कोई समस्या है अभी क्या? नहीं ना, यही टॉपिक नहीं, एक चीज छूट रही है अभी, एक चीज है, एक चीज छूट गई, ध्यान समझिए, एक चीज टॉपिक छूट गया, उसको पढ़ लीजिए। ये लंग्स हो गया, लंग्स की ये एल्वोली है, क्या है ये? एल्वियोली। एल्वियोली को हिंदी में क्या बोलते हैं? का से नाम होता है कुछ इसका? हाँ, कुपिकाएं। हाँ, कुपिकाएं, एल्वोली। ये एल्वोली है, ये आपका ब्लड है, यहाँ क्या है? ये ब्लड। ठीक,
ये ब्लड वेसल है कोई। एल्वोली बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, गुब्बारे के तरीके से उनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स, जिसको आप बोलते हैं रक्त वाहिकाएं, केशिकाएं, वो लिपटी होती हैं। तो ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, एल्वोली है। ठीक, यहां से जब एयर का ट्रांसपोर्ट यहां होता है, या यहां से यहां कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाएगा, ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगा, कितनी लेयर को क्रॉस करेगा, 3 लेयर। तो डिफ्यूजन जो होता है गैसेस का लंग्स में, वो 3 लेयर को क्रॉस करके गैस ट्रांसपोर्ट होती है। पहली जो लेयर आप देख रहे हैं ये एल्वोली की मेम्ब्रेन है। ये क्या है, एल्वोली मेम्ब्रेन, एल्वियोली की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये किस टिश्यू का बना होता है, सिंपल स्क्वेमस। याद आ रहा है कुछ, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अरे पढ़ाया था मैंने, सिंपल स्क्वेमस कहाँ कहाँ होता है बॉडी में, एक ब्लड की जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं उनमें है, और एक आपका एल्वोली में है। ठीक, और एक जगह और था ग्लोमेरुलस में। ये जो वॉल देख रहे हैं ये किसकी वॉल है, ये ब्लड वेसल की वॉल है। इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। तो ये है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम का मतलब वॉल ऑफ ब्लड वेसल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जो रक्त वाहिकाएं हैं उनकी जो वॉल है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। ये किस टिश्यू की बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस। यहां पर भी वही सेम, सिंपल स्क्वेमस। दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखिए, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल का नहीं बना हुआ है, ये नॉन सेलुलर लेयर है। तो क्या चीज है, इसमें कुछ पदार्थ भरा रहता है। देखो 2 झिल्ली है, एक झिल्ली ये एल्वोली की है और एक झिल्ली किसकी है, ये ब्लड वेसल की है। दोनों के बीच में एक मटेरियल भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो मटेरियल क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां हटा करके, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि इन्हीं 3 झिल्लियों के द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यहां से यहां होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर जाती है, इन 3 झिल्ली को क्रॉस करती है। तो डिफ्यूजन कितनी मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, 3। पहला कौन सा है, एल्वोली मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, दूसरा क्या है, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, और तीसरा क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, और इनकी थिकनेस कितनी होती है, बहुत पतली होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर। ये तो देख रहे हैं ना, इन तीनों झिल्लियों की मोटाई कितनी है, लेस देन 1 मिलीमीटर। तो यहां लिखेंगे कि जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, उसमें कितनी लेयर हैं, 3 लेयर हैं। तीनों के नाम मैंने ऊपर लिखे हैं, ये तीनों के नाम लिखे हैं, और थिकनेस है, थिकनेस 0 कितना है एग्जैक्ट, 0.2 मिलीमीटर, या 1 या 2, 1 और 0.2 मिलीमीटर, मतलब लेस देन 1 मिलीमीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मिलीमीटर से कम, क्योंकि ज्यादा मोटाई हो जाएगी तो डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, और डिफ्यूजन कराने के लिए कौन सा टिश्यू लगा होता है, याद होना चाहिए, स्क्वेमस। स्क्वेमस ही होगा ना, बाकी तो कोई होगा नहीं। बस इसमें इतना ही है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक दिया है वो पढ़ना है। तो अगला टॉपिक में थोड़ा सा समझ लीजिए बेसिक इसका, मैं हीमोग्लोबिन समझ लीजिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है वो सब चीजें देखिए। हाँ बताइए। हाँ क्या करें, हिमेटोसाइट का मतलब हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ द ब्लड कॉल्ड हिमेटोलॉजी।
ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोसाइट ब्लड सेल का ही नाम होता है, जहां तक मेरा मानना है। और कुछ है? वही है, ब्लड सेल को ही हेमेटोसाइट बोलते हैं। ठीक। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को कैसे दिखाते हैं? Hb। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हीमोग्लोबिन से। ठीक है, वो बात अलग है कि कितना परसेंट में हो रहा, वही पढ़ना हमको आगे। तो पहले हीमोग्लोबिन देखिए। हीमोग्लोबिन क्या है? उसमें हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है? एक पिगमेंट है, पिगमेंट। और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। हीम जो होता है वो एक लाल रंग का पिगमेंट, इसी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है? हीम, इसकी वजह से ब्लड लाल होता है। ठीक है, तो ये कैसा है? रेड कलर का है। ग्लोबिन प्रोटीन है। प्रोटीन जानते हैं, दो अल्फा दो बीटा। कौन सी ग्लोबिन होती है इसमें? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। ये आप आगे भी पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर में दिया, कोई बताएगा? ये सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। या एक जगह और पढ़ेंगे, वो जो आपका बायोमॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रोटीन, तो जब जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स पढ़ते हैं। प्रोटीन की 4 चेन होती हैं। हीम प्रोटीन। अब बताएंगे कोई ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, हीम ले जाता है कि ग्लोबिन ले जाता है? उसको हीम ले जाता है। हीम, समझ में आया? हाँ, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं ना कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। उसमें कौन सी चीज ऐसी है? तो उसमें हीम, यही पकड़ता है ऑक्सीजन या CO2 को। तो हीम जो है ये बाइंड करता है किसके साथ? बाइंड टू O2 के साथ या फिर CO2 के साथ में। अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो बताएंगे क्या बनेगा? कोई बताएगा? HbO2। ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल हिंदी में क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। जो अगर ये बन चुका, इससे ये भी बन सकता है ना, रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या? रिवर्सिबल। ये HbO2 है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अच्छा, तो इसका क्या काम है ग्लोबिन का? कोई काम नहीं हमारी बॉडी में ग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में काम है, ये हीम को स्टेबिलिटी देता। अगर ये नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन या CO2 कभी हीम के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। मदद करता है बाइंडिंग में। लिख लीजिएगा, ग्लोबिन क्या करता है? ये हेल्प करता है एन ऑक्सीजन या CO2 की बाइंडिंग में। विथ किसके साथ? हीम के साथ। स्टेबिलिटी देता है, हीम को मजबूती देता है। समझ में आ रहा है? इस तो सबने पढ़ रखा होगा ना कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जोड़ के क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की नहीं बनेगा? बताइए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लिखूं कि कुछ और लिखूं? कार्ब अमीनो, कार्बोक्सी नहीं लिखा जाता, याद रखिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिख दिया क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा? हीमो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन यहां पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बस, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जानते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है? कोई बताएंगे? बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब हाँ बताइए, बताओ जी। हीमोग्लोबिन जब गाड़ी का धुआं सामने आता है ना तो दम घुटता है, उसमें कार्बन मोनोक्साइड पेट्रोल के धुएं में होती है। तो कार्बन मोनोक्साइड के साथ जब आपका ब्लड में कार्बन मोनोक्साइड जब जाएगी तब बनेगा क्या चीज? तब बनेगा HbCO। और यही क्या है? ये है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये है।
ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते हैं कार्बोक्सी, ये कार्ब अमीनो है, वहां HbCO बनता है। तो आगे पढ़ लीजिएगा बस। अब आगे वाला टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ, आयरन के साथ करता है, आयरन Fe++ होता है उसमें, Fe++। और क्या हाल चाल है? मेहनत करते हुए करना है। हाँ सर, बिल लगेगा। 28 हो गया, कल महीने नहीं आ पाएगा अगर हम चालू में लगा देंगे तब भी नहीं। लास्ट में जैसे सबका आता है उसके साथ नहीं आ पाएगा। नहीं हम देंगे कुछ दिन वो भी रखते हैं, अकाउंटेंट साहब लेट हो गया। हाँ बच्चे आ रहे हैं, बहुत बड़ा वहाँ पर ये